तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेल स्टार के नेक्स्ट इन लेवल के एपिसोड नंबर 377 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पूती को दिखाया जाता है जिन्होंने लू फेंग से कहा होता है कि तुम्हें स्टार टावर को कंट्रोल करना है, तुम्हें स्टार टावर का मास्टर बनना होगा। अब लू फेंग भी ये शौक हो जाता है जानकर कि उसे स्टार टावर का मास्टर बनना होगा। अब ये प्रोसेस जो कि लू फेंग को करना था ये एक लाइफ एंड डेथ के बैटल जैसा होता है। जिसके बाद पूती उससे कहता है कि यहाँ पे हमारे टीचर वो यहाँ पे ट्रेजर बनाने में एक्सट्रीमली प्रोफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे कई सारे स्ट्रॉन्ग बैंक्स मौजूद हैं इस यूनिवर्स में जिनके लिए उन्होंने कई सारे सामान बनाए होते हैं। यहाँ तक कि उनका कंपेयर ह्यूज एक्स के फाउंडर से भी नहीं किया जा सकता है, वो उनसे भी ऊपर हैं। और यहाँ पे ट्रेजर्स को बनाने में वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। और वो कहते हैं कि इस वास्ट यूनिवर्स में कई सारे हिडन ट्रेजर्स हैं, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट भी उन सबको नहीं देख सकता है, उन सबको नहीं ले सकता है। और ये स्टार टावर भी उन्हीं सब में से एक स्पेशल है जिनको के उन्होंने बनाया होता है इतनी मेहनत से। और ये बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर भी इसको नहीं ले जा सकते हैं। और ये एक स्टार टावर ऐसा है कि हमारे टीचर ने इसे बाई चांस में क्रिएट कर दिया था जबकि वो सीक्रेट रीजन में मौजूद थे। ये कंपटीशन के भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और ये एक गोल्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। और इसमें ये जो करंट टावर तुम स्टार टावर देख रहे हो ना, ये लगभग एक आइडिया था जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। अब टीचर के पास अपने ट्रेजर्स थे और वो इसको बांटना चाहते थे। अब पूटी आगे कहते हैं कि लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इसका ओनर अभी बाकी है और इसलिए उन्होंने ये टेस्ट रखा कि जो भी यहाँ पे आएगा वो इसके टेस्ट को दे सकता है इसका ऑनर बनने के लिए, लेकिन उनमें भी कुछ खूबी काबिलियत होनी चाहिए इस टेस्ट को देने के लिए। और ये स्टार टावर इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि हमारे टीचर का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर में से एक है जिसको बनाने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी और इसका ओनर बनने में भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन होते हैं जिसको पूरा करना ही होगा। तो लू फेंग कहता कि हार्श आखिर वो क्या है। तो पूटी लू फेंग की तरफ देखकर कहता कि हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ही मुश्किल है। पहला तो ये होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट है उसका सोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेरिफाइंग प्रोसेस होने वाली है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। और लंबे समय पहले टीचर ने यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वॉरियर्स को सर्च किया था जो कि सेक्टर लॉर्ड से अनडाइंग लेवल के बैंक थे। यहाँ तक कि उन्होंने नाइट को भी खोज लिया था, लेकिन जिस पे उन्होंने ट्राई किया वो सभी फेल हो गए और मारे गए। और यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स भी थे। अब लू फेंग सोचने लगता है इन सब के बारे में कि यहाँ पे उन्होंने तो कई सारे वॉरियर्स को भी ऐसे ही पकड़ लिया, यहाँ तक कि नाइट भी उनके रैट रैबिट्स की तरह थे, मतलब कि वो लैब रैट्स थे, उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था लेकिन फिर भी वो मारे गए। यहाँ पे पूती उन्हें समझाता है कि हाँ यहाँ पे कई सारे ट्रायल और एरर भी किए गए थे, लेकिन टीचर के पास यहाँ चांस था कि कोई ना कोई सेक्टर या फिर अनडाइंग बंदा होगा जो कि इसको कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन नाइट और उसके ऊपर लेवल के बंदे के पास भी कोई चांस नहीं था। और ये प्रोसेस है किसी की एक सोल और विल पावर के प्रोसेस के बारे में जानने के लिए, मतलब ये कि उसका सोल और विल पावर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका सोल और विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये लाजमी है कि वो आराम से इस स्टार टावर को मास्टर नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो इसमें मारा जाएगा। पोती आगे कहता है कि इसी कारण तो हमारे टीचर ने यहाँ पे अर्थरिंग रेस को न्यूट्रियर किया, क्योंकि अर्थरिंग रेस की जो मेंटल पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और तुम अभी सेक्टर लॉर्ड के लेवल में हो और तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस भी हैं। और हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पे दो ही कैंडिडेट्स आए थे, उनमें से एक सेक्टर लॉर्ड और दूसरा अनडाइंग बीइंग था। और दोनों की जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, लेकिन उन मेंटल स्ट्रेंथ के साथ भी वो उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए। लू फेंग यहाँ पे उनके सामने देखता है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ सेक्टर लॉर्ड ही हूँ। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिर इन्हें कैसे पता चल गया। अब यहाँ पे पूती को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे सोल को आसानी से देख सकता हूँ और जो ट्रेजर तुमने जो लिया हुआ है ना अपने लाइफ फॉर्म को कैमोफ्लेज करने के लिए, वो कई सारे नाइट्स को भी फूल कर सकता है, लेकिन एक यूनिवर्स मास्टर को बेवकूफ़ तुम नहीं बना सकते हो। अब ये सुनकर तो लू फेंग भी रियलाइज कर लेता है कि आखिर
उस समय प्राइमर के उस सिटी लीडर के जो बंदे थे आखिर लू फेंग को कैसे पहचान गए थे कि लू फेंग के सोल के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मूसा क्लैंसमैन की बॉडी थी। अब यहाँ पे लू फेंग को इसका जवाब मिल गया था। देखा जाए पूती उस सिटी लीडर से थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन फिर भी वो एक यूनिवर्स मास्टर लेवल का बेंग था और वो लू फेंग के बाकी सारे बॉडीज के बारे में भी जान गया था। फिर पूती आगे कहता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक बात याद रखना होगा कि अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया तो यहाँ पे तुम्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल सकता है। अगर यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर भी यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे फिर भी वो तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। हालांकि वो पावरफुल है और ये इस प्राइमरी यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बेंग और इनविंसिबल माने जाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक पड़ाव है जहाँ पे एक्चुअल यूनिवर्स और स्टार टावर में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर तुमने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। और अगर तुम यहाँ पे जैसे ही फेल होगे तुम्हारी विल पावर सोल कंप्लीटली क्रम्बल हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर जो कि टाइम और स्पेस को रिवर्स कर सकते हैं वो भी तुम्हें रिवाइव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर उन्हें रिवाइव भी कर दिया लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी 9 वॉल्यूम मैनुअल्स के बारे में और तुम उसके बारे में कोई भी चीज़ याद नहीं कर पाओगे। और जैसे ही तुम मरोगे यहाँ तक कि तुम रिवाइव भी क्यों ना हो जाओ 9 मैनुअल वॉल्यूम चला जाएगा और ये इवोल्यूशन जो तुमने पाई होगी वो भी चला जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो जनरल और किंग आर्मर भी है वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा कि तुम उसे यूज कर सको। यहाँ तक कि तुम्हारे पास वो क्यों ना वापस ही क्यों ना आ जाए तुम्हें यहाँ पे अर्थ का रीडर बनने का भी राइट छीन दिया जाएगा और तुम्हारे पास कई सारे एबिलिटी है जो तुम उसे नहीं ले पाओगे। और ये सुनकर लू फेंग एक लंबी सांसें छोड़ता है और वो जान गया था कि अगर यहाँ पे वो हारा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हद तक गिर जाएगी और वो एक कचरे के बराबर हो जाएगा जो कि एक नॉर्मल टैलेंट के रखता होगा, क्योंकि लू फेंग की जो पावर है वो इन्हीं सबसे आती है। और अब फिर हमें यहाँ पे सीन चेंज कर दिखाया जाता है काउंटलेस सील स्टार को जहाँ पे श्राइन के ऊपर होता है और वो सब श्रिंक होकर छोटा बनने लगता है। फिर यहाँ पे हमें पोती को दिखाया जाता है जो कि श्राइन के बीच में होता है और वो कहता है कि ये प्रोसेस अब शुरू होने वाला है। स्टार टावर एक ऐसा ट्रेजर है जो कि तुम्हारे अर्थ रेस को और भी ज़्यादा आगे ले जाएगा। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खड़ा होता है और वहाँ चारों तरफ कई सारे लाइट्स आने लगते हैं जो कि सेंटर में आके जमा होने लगते हैं और काउंटलेस लाइट वहाँ पे एक ही स्पॉट पे जमा होने लगते हैं और उन सब के जमा होने के कारण वहाँ पे एक ट्रांसल्यूसेंट क्रिस्टल बनने लगता है जिनमें कि कई सारे गोल्ड थ्रेड्स जुड़े होते हैं। और पूटी लू फेंग की तरफ घूमते हुए कहता है लू फेंग यहाँ पे तुम ऐसे फर्स्ट कैंडिडेट तो जहाँ पे वो कहता है कि जो पहला कैंडिडेट यहाँ पे आया था उसने 2600 सालों तक अपने आप को यहाँ पे जमा के रखा था और यहाँ पे जो जिसके बाद वो मारा गया और जो सेकंड बंदा आया था उसने 3300 तक खुद को सर्वाइव कर पाया था। और मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम और भी लंबा सर्वाइव कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लू फेंग को एक टाइम लिमिट तक सर्वाइव करना था जिसके कारण लू फेंग यहाँ का सोल मास्टर इस टावर का मास्टर बन जाएगा। अब लू फेंग मुड़ता है और उस क्रिस्टल की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे लू फेंग के पास चांस था अपनी किस्मत को बदलने के लिए और ये इंटायर प्रोसेस लू फेंग की किस्मत को बदलने वाला था। लेकिन अगर वो फेल हुआ यहाँ तक कि प्राइमर के सिटी लीडर उसको रिवाइव कर देंगे लेकिन फिर भी वो यहाँ के 9 वॉल्यूम मैनुअल को खो देगा जो कि उसका सबसे पावरफुल ट्रेजर्स में से एक था। और यहाँ पर वो एक जीनियस कहलाया था क्योंकि ये सिर्फ स्पेशल इनकाउंटर्स के कारण ही, अगर लू फेंग के पास ये स्पेशल इनकाउंटर्स नहीं होंगे तो वो जीनियस कहलाने के लायक नहीं होगा और सिटी लीडर की नज़रों में वो जरूर गिर जाएगा। अगर वो लकी हुआ तो वो आराम से नाइट बन सकता है। यहाँ पे नाइट भी इन सारे पावरफुल पेंग के सामने कुछ भी नहीं होता और लू फेंग सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे सक्सीड होना ही होगा ताकि मैं अपने अर्थ रेस को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूं। और मेरे सामने सबको झुक कर रहना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की सबसे पावरफुल चीज़ ही पावर होती है। लू फेंग जोर से दहाड़ के कहता सक्सेस, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे सक्सीड होना पड़ेगा। और अब फिर हमें हेवी एरो को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से मेंटली कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पे स्पेस से बाहर निकल चुका हूँ, मैंने यहाँ पे कीवू के बारे
मैंने यहाँ पे कीवू को टियानचेन के बारे में वार्न कर दिया है, लेकिन उसे डेमन कैंप वाले घेर के मार दिए हैं। मास्टर अभी आप कहाँ हो? मैं आपके लोकेशन को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं आ पा रहा हूँ। तो लूफेंग यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता कि क्या कीवू मारा गया, और वो जोर से कहता कि टियानचेन मुझे कैसे भी करके तुम्हें मारना ही होगा। जिसके बाद वो हेवी एरो को ऑर्डर करते हुए कहता है कि हेवी एरो पहले तुम स्टार टावर से निकल जाओ, यहाँ तक कि आउटर रीजन्स वर्ल्ड से भी निकल जाओ, और यहाँ पे तुम वर्चुअल यूनिवर्स में मेरा इंतजार करते रहो ताकि मैं वहाँ पे तुमसे कांटेक्ट कर सकूँ। और उसने उसे एक एनोनिमस वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क दे दिया था पहले से ही, ताकि उसके बारे में कोई भी पता न लगा सके। तो हैवी एरो इसके लिए मान जाता है। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है लूफेंग को, जहाँ पे उसके सामने पूती खड़ा होता है। उसकी तरफ देख कर कहता है कि लूफेंग तुम्हें यहाँ पे अपने आप को कठोर बनाना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल और बहुत ही लंबा चलने वाला है। 2 कॉन्टिनेंट ने ये प्रूव कर लिया है कि 3300 ईयर्स भी इनफ नहीं है इस स्टार टावर का मास्टर बनने के लिए, इसलिए तुम्हें और भी लंबे समय तक जाना होगा। तो लूफेंग यहाँ पे हामी भरता है, और यहाँ पे वो सोचता है कि उसे तो टियानचेन को मारना है, लेकिन क्या पहले उसे इस ट्रायल को पास करना होगा। अगर यहाँ पे फेल हो गया, वो मारा गया, तो यहाँ पे रिवाइव भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो यहाँ टियानचेन से नहीं फाइट कर पाएगा। और लूफेंग सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इसको सर्वाइव करना होगा। अब ये सुनकर पोटी कहता है फिर ठीक है चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। और वो लूफेंग को एक तरफ पॉइंट करता है जहाँ पे एक नॉर्मल क्रिस्टल होता है जिनमें कोई भी स्पेशल एनर्जी या फिर प्रेशर नहीं होता है। जैसे ही लूफेंग वहाँ पे टच करता है, लूफेंग को महसूस भी नहीं होता कि उसके माइंड के अंदर वो एनर्जी जा चुकी है, और इंस्टेंट में वहाँ पे कोर आ जाता है और लूफेंग उसी को टच करता है। अब उस कोर में कई सारे वर्ड रिंग होते हैं जो कि हिलने लगते हैं, यहाँ तक कि लूफेंग की मोसा क्लैंसमैन की बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी एक सोल शॉक लगता है, जैसा कि किसी ह्यूमन को सोल को कोई कंट्रोल कर रहा हो और उनकी सोल एक कंप्लीटली उनके बॉडी से अलग कर दी गई हो। ऐसा ही लूफेंग को महसूस हो रहा था। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सोल के 3 पार्ट्स होते हैं और मेनली उसका कोर ही सेंटर होता है, और इसके कॉन्शियसनेस को आराम से उन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। पहला तो ये कि अगर उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाए वो फाइन रहेगा, क्योंकि उसकी सोल बची हुई रहेगी, लेकिन जैसे ही उसकी सोल को कोई और कंट्रोल करेगा तो वो उसका स्लेव बन जाएगा और उसकी बॉडी इससे अफेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए भी अलग अलग दायरे होते हैं। अब यहाँ पे हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं अभी तक कुछ भी सेंस नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा था कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चलने वाला है और ये बहुत ही पेनफुल होने वाला है। लूफेंग यहाँ पे सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक अनबिलीवेबल टेरिफाइंग पेन आ जाती है जो कि लूफेंग की तीनों बॉडी और उसके मेन कोर में जाके आके टकराती है, जिसके कारण लूफेंग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द लगने लगता है। यहाँ तक कि उसका बीस्ट भी जोर से क्रॉल करने लगता है। हमें सीन चेंज कर पूती को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी के सामने बैठा हुआ होता है और वो लूफेंग की तरफ बैठ रहा होता है और उसको दर्द में देख रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे इतना भी आसान नहीं है अर्थरूम रेस का लीडर बनना। चलो मैं आशा करता हूँ कि तुम 3rd कैंडिडेट हो, तुम यहाँ पे सब चीज़ अच्छे से कर पाओ। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लूफेंग कई बार लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में जा चुका था और उसने तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट से भी फाइट की होती है और उसको भी पोजेस कर दिया था, जहाँ पे उसके मरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और लूफेंग का ये सेकंड टाइम था जहाँ पे उसे या तो सर्वाइव करना था या फिर मर जाना था। और अब फिर यहाँ पे हमें उसी वास्ट एनर्जी फ्लो को दिखाया जाता है जहाँ पे एक 19,000 किलोमीटर लंबा ब्लैक लाइट निकलने लगता है और वहाँ पे क्रॉस में बैठा हुआ बंदा दिखाई देता है और वहाँ पे किसी और बंदे के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे एक जोर का वॉइस आता है और वो कहता है मैन टू मास्टर, मैंने यहाँ पे उन ह्यूमन से अनइंटेंशनली फाइट नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे 91 सैंड ग्रेन्स थे, मैं उन सबको लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक और बंदे को दिखाया जाता है जो थंडर वॉइस में कहता है कि बूढ़े बच्चे, यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे ह्यूमन रेस को सप्रेस करना इतना भी आसान नहीं है और तुम सिंपली उन 3 ट्रेजर्स को लेना चाहते हो। और यहाँ पे एक ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में बहस हो रही है और वो दोनों अलग अलग रेसेस से
मौजूद थे। यहाँ पे हमें उन सब के बारे में दिखाया जाता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उन सब के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो सब एक बड़े से स्पेस की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे एक 7 स्टार फील्ड जो कि स्टार टावर की तरफ होता है वहाँ पे आने लगता है। और अब फिर हमें उसी मैजेस्टिक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे इसे देखकर वो कहता है कि क्या यहाँ पे तीसरे बंदे ने अपना टेस्ट शुरू कर दिया। मतलब ये कि उन सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये तीसरा बंदा आ चुका है जो कि स्टार टावर का मास्टर बन सकता है। और वो कहता है चलो आशा करते हैं कि ये बंदा यहाँ पे सक्सीड हो जाए। और वो सोचने लगता है और कहता है कि ओल्ड पंक यहाँ पे तुम जरूर विशेष हो, यहाँ पे तुम आशा करो कि तुम मुझसे मिल न जाओ। और हमें थोड़े दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे ग्रेट बेंग्स होते हैं जो कि गुस्से में होते हैं और उनके कान वहाँ पे कई सारे लाइटनिंग स्ट्राइक भी निकलने लगती है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमें ओल्ड बैंक को दिखाया जाता है जो कहता है मैंगटो मास्टर प्राइमरी केव सिटी लीडर मैं यहाँ पे लीव लेता हूँ। और वो वहाँ से इंस्टेंटली बीम निकल वहाँ से निकल जाते हैं। असल में यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे एक बंदा ह्यूमैनिटी की तरफ से कोई और ही अपना प्राइमरी केव सिटी लीडर होते हैं और दूसरा मैंगटो मास्टर होते हैं और एक तीसरा ओल्ड बैंक होता है जो कि सभी यूनिवर्सल लेवल के ही बंदे हो सकते हैं। और सबको पता चल गया होता है कि यहाँ पे कोई एक तीसरा बंदा आ चुका है स्टार टावर का मास्टर बनने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर वो बंदा है कौन। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लगा था उसके सोल को यहीं पे काट दिया जाएगा, उसको टीयर कर दिया जाएगा। लू फेंग ने सोचा नहीं था कि ये पेन इतना भी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे अपने कान माइंड को रखने वाला था क्योंकि वो पेन सह पा रहा था। और वो कहता है कि ये वही लेवल का पेन है जब मैंने 110 ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था। और अगर पेन के मुकाबले में देखा जाए तो ये हजारों साल पहले जब वो कमजोर था लेकिन फिर भी वो इस पेन को सह पा रहा था। और जबकि वो पावरफुल हो चुका है अब के मामले पहले के मुकाबले में तो वो इसको जरूर सह पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो उसने ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था तो उस समय लू फेंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था। और अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट में जो अपने 165 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था वैसा ही दर्द अभी भी हो रहा था। लेकिन लू फेंग स्माइल करता और कहता है कि ये आसान है। और लकीली लू फेंग का मेंटल स्टेट देखा जाए तो वो बहुत ही ऊपर तक जा चुका था। वो अभी लोएस्ट 3 लेवल्स के नीचे था लेकिन फिर भी वो इन सब को सह पा रहा था। अब 3 लेवल्स जो कि एक्सप्लेन किए गए थे होंग और थंडर गॉड के बारे में जिन्होंने लू फेंग को बताया था कि चाइनीज कल्चर में 3 लेवल्स के होते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। अगर तुम तीसरे लेवल में चले गए तो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे हमें तीनों लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट लेवल में ये होता है कि वो अपने आप के मेंटल पावर को बिना किसी स्किल से यहाँ पे उससे सटा रह सकता है। मतलब कि वो किसी भी टाइप के फोर्स को सह सकता है। ऐसा कि समझ लो कि नदी में कोई एक पत्थर रखा हो वो सारे नदी के पानी को फोर्स को सह पा रहा हो। ऐसा ही फर्स्ट लेवल में होता है। सेकेंड लेवल में होता है कि वो अपनी स्किल को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसे पता रहता है कि कब तुम्हें सॉफ्ट होना है, कब तुम्हें हार्ड रहना है, कब तुम्हें किसी फोर्स के अगेंस्ट फाइट करना है, कब तुम्हें नहीं करना है। और थर्ड लेवल ये उन सबसे भी ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे एक रीजन देखा जाए फर्स्ट और सेकेंड लेवल इन सब के आगे भी आता है थर्ड लेवल जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और इसमें एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट होती है जिसके कारण किसी के भी मेंटल स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होकर उसकी पावर बढ़ जाती है। और ये सेम सोल और विल पावर में भी होती है जिसके कारण हम आराम से परफेक्शन फ्यूजन की मदद से प्रेशर और इल्यूजन को सह सकते हैं, जिसके कारण हम टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स से भी ज़्यादा प्रेशर को सह सकते हैं जो कि हमें इन सब को विथस्टैंड करने की पावर देती है। और ऐसे ही कई सारे लंबे चौड़े भाषण को दिखाया जाता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। फिर यहाँ पे लू फेंग इन सब दर्द को सह रहा था। फिर मैं बताया जाता है कि स्टार्ट वहाँ ग्रेजुअली लू फेंग के सोल के साथ मैनर मेल्ट होने लगता है और ये लेवल ऑफ फ्यूजन भी बढ़ने लगता है और इसी के साथ नेचुरली पेन भी बढ़ रहा होता है। मतलब लू फेंग जितना
ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट करेगा, वहाँ पे वो पेन उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, देखते ही देखते पलक झपकते 60 साल पास हो जाते हैं। लू फेंग अभी तक उसको दर्द में सह रहा होता है। वो इसी के साथ अपने बीस्ट गॉड स्टैचू और लॉ को भी सीख रहा होता है। इसी के साथ वो कई बार तो वर्चुअल यूनिवर्स के मीटिंग में भी जाता है अपनी फैमिली से मिलने। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि यहाँ पे 61st ईयर में लू फेंग का जो पेन होता है वो पहले के मुकाबले 2 गुना हो चुका होता है। और लू फेंग अभी यहाँ पे थोड़ा सा चिंतित भी होने लगा था। और लू फेंग कहता है कि इसका पेन ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा फास्ट बढ़ने लगा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कैसे भी करके बियर करना होगा। अगर लू फेंग ऐसे ही इन 60 सालों में इतने पेन को सह पा रहा है तो वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या रास्ता होगा कि मैं यहाँ पे 3000 सालों तक यहाँ पे सह पाऊंगा, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और वो सोचने लगता है कि क्या यहाँ पे मैं फेल हो जाऊंगा। अब यहाँ पे वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। और वो अपनी आंखें खोलता है और सामने पूती को देखता है जो कि उसके सामने ही खड़ा होता है। और लू फेंग सोचता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे सक्सीड हो गया और आर्टरूम रेसेस का लीडर बन गया तो इसके कारण मैं अपने अर्थ रेस को बहुत ही आगे तक ले जाऊंगा और अपने अर्थ रेस को भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना पाऊंगा। और वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है, अपने दर्द को सह रहा होता है। और वो कहता है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके इस पेन को सहना होगा। जन्म से लेके अभी तक मैं कुछ ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ही जी पाया हूँ, लेकिन अभी के मुकाबले जो लू फेंग की मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे अभी 3300 ईयर्स से भी ज़्यादा उसे प्रोसेस को सहना होगा। और लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर मुझे इन 3300 में जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है ये अभी इनफ नहीं है, मुझे कैसे भी करके एक आसान रास्ता खोजना होगा ताकि मैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूं और मैं इस सोल टावर का मास्टर बन सकूं। लू फेंग अपने माइंड में सारे टेक्निक्स को याद करने लगता है, सारे मेंटल स्टेट ट्रेनिंग मेथड्स को सोचने लगता है ताकि वो इस पेन से छुटकारा पा सके। लू फेंग कहता है कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा रास्ता नहीं है, मुझे इसे सहना होगा, मुझे जल्दी से इसके बारे में सोचना होगा। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी सारी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि जन्म से लेके जब मैं 200 साल तक जिया था तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और 1000 ईयर्स तक मैंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया। और स्पीड के मामले में देखा जाए तो ये पहले के मुकाबले स्लो हो गया है। और लू फेंग बिलीव करता है कि यहाँ पे उसे अपने चाइनीज एंसेस्टर के टेक्निक को यूज़ करना होगा, जहाँ पे लू फेंग को अपने हार्ट को प्योर, ट्रू और हॉनेस्ट रखना होगा, जिसके कारण ही वहाँ पे कोई मिरेकल हो सकता है। और लू फेंग कहता है ट्रू, जहाँ पे मुझे अपने नेचर को साफ रखना होगा, प्योर, जहाँ पे मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन को नहीं रखना होगा, हॉनेस्ट, अपने दिल के प्रति हॉनेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता और कहता है इसी वजह से मैं अपने सोल के एक पावर को अनलीश कर सकता हूँ। और ये देखने में तो थ्योरी आसान लग रहा था, जहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा था कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कारण वो अपने सोल को सफिशिएंट एनर्जी दे सकता है ग्रो करने के लिए, जिसके कारण वो आराम से अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है हंड्रेड्स ऑफ टाइम से। अब लू फेंग सोचता है कि अभी तक तो 60 ईयर्स हुए हैं और मैं अभी पेन को सह सकता हूँ और अभी मैं अनअफेक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझ पर अफेक्ट कर रहा था और मुझे अपने आप को कैसे भी करके इसे सहना होगा। वो कहता है कि चलो अभी से मैं यहाँ पे अपने बीस्ट गॉड पार्ट को स्टडी करना शुरू कर दूंगा और मैं प्योरली फोकस रहूँगा, चाहे कितना भी पेन क्यों ना हो जाए, इसे मैं खुद पे अफेक्ट नहीं होने दूंगा। और लू फेंग यहाँ पे अपने प्योर और काम माइंड से अपने स्टडी पे फोकस करने लगता है। फिर हम यहाँ सीन छीन कर बताया जाता है कि यहाँ पे एक पीस टाइम में रहना और लू फेंग का सब चीज़ प्लान करना, ये सब लू फेंग ने सीख लिया होता है। इस फॉर्मलेस प्रेशर और इंटेंस पेन में लू फेंग ने अपने आप को बीस्ट गॉड पार्ट में इमर्स कर लिया होता है और ट्रू पावर और प्योर सोल को रख पाना ये बहुत ही हार्ड काम होता है और बिना किसी इंटेंस पेन के लू फेंग इसको कर नहीं सकता। लू फेंग ऐसे ही अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है। और अब फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इसी कारण से लू फेंग तैयार हो जाता है और वो टोटली हर एक चीज़ फॉरगॉट कर देता है, वो अपने पेन को अलग कर देता है। यहाँ पे चाहे वो कितना भी इंटेंस पेन क्यों ना हो, वो अपने आप को फोकस रखता है बीस्ट गॉड पार्ट पे ही और लू फेंग अपनी सोल के स्ट्रेंथ को अनलीश करने लगता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स के हाईएस्ट पीक ऑफ थंडर आइलैंड, जो कि वहाँ पे स्वाइन से कवर होता है और वहाँ पे हमें प्राइमरी केओस सिटी लीडर को दिखाया जाता
था, जो कि अपने पास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से मैटर को ही सुलझा रहे होते हैं। और फाइनली 100 सालों से जो मैटर को सुलझा रहे थे उनके पास उन्होंने रिलैक्स करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो लू फेंग को समन करते हैं और उसको टेस्ट करना चाहते थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर सिचुएशन कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग तो यहाँ पे आ चुका था और वो अपने वर्चुअल यूनिवर्स में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई किया होता है, उसने एक पहले ही रिक्वेस्ट भेज दिया होता है। अब यहाँ पे उस सिटी लीडर को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, नहीं उन्हें कोई मेल भेज सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने अपने उस ट्रेनिंग को शुरुआत करने से वजह से पहले वहाँ पे अपने वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में ये डाल दिया था कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहा था और उसे भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और यहाँ पे सिटी लीडर भी जब करते हैं कॉल तो उन्हें पता चलता है कि लू फेंग का वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क अभी क्लोज है। यहाँ पे वो अपने सिस्टम की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि जब लू फेंग का आखिरी जो मेल का रिप्लाई आया होता है वो असल में आउटर रीजन्स वॉर के आर्मी सिस्टम में जो कि स्टार टावर के पास से आया होता है। यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे लू फेंग स्टार टावर में गया होता है और यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि लू फेंग स्टार टावर में मौजूद है और उन्हें तो स्टार टावर के बारे में सारी चीजें तो पता थी। यहाँ पे वो एक मेल को भेज देते कि लू फेंग जब तुम वर्चुअल यूनिवर्स में आओगे तो यहाँ पे मुझसे मिलने जरूर आओगे। यहाँ पे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका डिस्पल अभी किस टेरिफाइंग ट्रायल में फंसा हुआ है। फिर यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि भी अभी भी उसी इंटेंस पेन के सोल ट्रेनिंग में डूबा हुआ होता है। लू फेंग अभी तो पूरी तरह से बीस्ट गॉड पार्ट को पढ़ रहा होता है, उसको स्टडी कर रहा होता है और इस दौरान लू फेंग की कॉन्शियसनेस और विल पावर भी रैपिड स्टेट से बढ़ना शुरू हो जाती है। उसका जो बेनिफिशियल इनक्रेडिबल होता है इफेक्ट भी बहुत अच्छा हो गया होता है। यहाँ तक कि देखा जाए लू फेंग की माइंड ग्रो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे टाइम भी पास हो रहा था। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था वो पेन और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। यहाँ पे उसके सूल पे और भी प्रेशर और पेन बढ़ने लगता है और दिखाया जाता है कि 100 साल 200 300 800 900 साल और पलक झपकते ही 1000 साल पास हो जाते हैं। लू फेंग के पास अभी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग के पास अभी एडवांटेज होता है पेन के मुकाबले, क्योंकि उसने 1000 सालों से अपने आप को ट्रेनिंग करते रहता था और उसने अपने पेन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसके कारण लू फेंग अभी तक उसको सह पा रहा था। और लू फेंग कहता है कि लगता है कि मैं अभी अपने लिमिट पे आने वाला हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 2000 सालों तक भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही लू फेंग सोचता है वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे अपने आप को ऐसे ही करना होगा, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। और फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने इस 1000 सालों में अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को हासिल कर दिया था। उसने 20 गॉड पार्ट के चलते कई सारे गेम्स को भी हासिल किया था और 20 गॉड प्रेजेंस से यहाँ पे लू फेंग आराम से हेवनली ब्रिज के 19 लेवल को पास कर सकता है और वो इसमें पास आउट कर सकता है, जो कि ये बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि लू फेंग की जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। और अब यहाँ बताया जाता है कि लू फेंग अभी डेंजर के माहौल में था, लेकिन वो फिर भी कंप्लीटली इसी ट्रेनिंग में इमर्ज होता है, अपने पूरे श्योर और ट्रू सोल को इसी के साथ मर्ज किया होता है। इसी के साथ 1600 1700 1800 1900 साल पास होने लगते हैं और यहाँ पर लू फेंग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने आप को स्टडी कर रहा था 20 गॉड पार्ट को। बताया जाता है कि लू फेंग का अभी जो पेन होता है ना वो लू फेंग के 165 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने से भी ज़्यादा हो चुका था। वहाँ पे उस पर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और जब तक कि यहाँ पे कोई एक प्योर कुछ हो ना जाए, फिर ऐसे 2000 2100 2200 ईयर्स पास होने लगते हैं और फ्यूजन लेवल ऑफ क्रिस्टल और उसका सोल और भी हायर होने लगता है, पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर अभी यहाँ पे कोई नॉर्मल होता बंदा तो वो कब का पेन से ही मारा जाता और लू फेंग इसको सह रहा था। 2300 2400 2500 2600 और यहाँ पे 2600 साल फाइनली पास हो जाते हैं और लू फेंग अभी भी बैठा होता है, यहाँ पे अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमें सीन सेंसर दिखाया जाता है कि वो अभी भी श्राइन के सील स्टार के बीच होता है, जहाँ पे बहुत ही उसे दर्द हो रहा था। उसके बॉडी से तो खून की बूंदे भी गिर रहे होते हैं जो कि पूरे के पूरे श्राइन की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग उसको कैसे भी करके सह रहा होता है।
और वो सोचता है कि यहाँ पे जो पहला बंदा आया था उसने खुद को 2600 ईयर्स तक सह पाया था, दूसरा 3300 ईयर्स तक अपने आप को सह पाया था, और अभी तक मैं यहाँ पे जान गया हूँ कि वो दोनों जो बंदे थे वो एब्सोल्यूट जीनियस थे और उनकी जो एक्सेप्शनल ब्रेन थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और इनकाउंटर्स के टर्म में देखा गया तो यहाँ पे वो बहुत ही पावर हो सकते हैं। और लू फेंग ने तो यहाँ पे सिर्फ 2600 ईयर्स तक ही खुद को सह पाया है, और लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे वो अभी से नहीं सह पाया तो वो भी मारा जाएगा। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है, और फिर हमें पूती को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठकर लू फेंग को देख पा रहा होता है, और वो जानता है कि इसे पास करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर कौन होगा जो इसको पास कर पाएगा। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और अब फिर यहाँ पे बताया जाता है कि इन सब को पास करने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं। अब एक रीज़न है कि यहाँ पे अर्थ के पीपुल अभी इतने हायर लेवल पे क्यों नहीं रिगार्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी अर्थ पे कोई भी ऐसा ट्रू बीइंग नहीं आया है, कोई भी ऐसा ट्रू बीइंग प्रोड्यूस नहीं हो पाया है, क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा है कि जिसमें एक भी बंदा ट्रू बीइंग बन जाता है उनका रेस बहुत ही आगे जाता है। और यहाँ पे इसलिए एक मैन और नेचर को दोनों को परफेक्ट लेवल पे आना चाहिए। और फिर यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीज़ें बातें होती है जो कि लू फेंग के पेन से ही रिलेटेड होता है, और यहाँ पे उसको मैं स्किप कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे पूती को दिखाया जाता है जो कहता है कि इसने अपने आप को 2600 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखा है, इसका हार्ट जरूर स्टडी है, ऐसे टेरिफाइंग पेन को इसने सहा है, जरूर इसने अपने विल पावर को पुश किया होगा तभी ये इतने लंबे वर्षे तक यहाँ पे अपने आप को रख पाया है। चलो देखते हैं कि आखिर इसका हार्ट कितना ही मजबूत है। और यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही प्रोसेस शुरू हो जाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने इस टॉर्चर को सह रहा होता है, और लू फेंग का 2800 ईयर्स पास हो जाता है। यहाँ पे जो पेन होता है फाइनली वो अफेक्ट करना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे लू फेंग बहुत ही मुश्किल से सह पा रहा होता है, और लू फेंग कहता है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब मत करो। और लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने गोल्डन और बीच से उस स्टैचू को कॉपी करके अपने आप के उस पावर को क्रिएट करना सीख रहा होता है, जैसा कि लू फेंग ने पहले सीखा होता है, और लू फेंग ने अपने आप को डीप ट्रेनिंग में रखा होता है। यहाँ पे लू फेंग सोचता है पेन आखिर ये क्या है, मुझे कैसे भी करके इसे सहना होगा, डिस्ट्रैक्शन मुझे इसे बगल में रखना होगा, इसे अपने दिल से निकाल के रखना होगा, मुझे अपने हार्ट को प्योर रखना होगा, और वो फिर से अपने आप को ग्रो करना शुरू कर जाता है। ऐसे ही करके लू फेंग उस पेन को सह रहा होता है। 3200 ईयर्स ऐसे ही पास होने लगते हैं, और उसने अपने आप को और भी पास करना शुरू कर दिया होता है। जैसे जैसे पेन बढ़ रहा होता है वो और भी ज़्यादा बेटर होता जा रहा होता है, वो अपने सोल को पावरफुल बनाए जा रहा होता है। और अब फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि दर्द को सह रहा होता है, और पूती को भी दिखाया जाता है जो लू फेंग को देख रहा होता है, और वो सोचता है कि क्या ये एंड है, और लू फेंग के उस बॉडी को देख रहा होता है जो कि पूरे पेन में झुलस गया होता है। वो उसके पेन और पसीने खून सबको देख पा रहा होता है, वो देख रहा होता है कि वो कम्प्लीटली टायर्ड हो चुका है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है, और सोचता है कि बच्चे तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे फेल भी हो जाओगे और तुम्हारे टीचर तुम्हें रिवाइव भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग विल है, तो यहाँ पे मैं रिवर्स कर सकता हूँ टाइम और स्पेस को और तुम्हें रिवाइव कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे खोने के लिए ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम इस प्रोसेस को शुरू करता जाओगे और इसे नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पे तुम हो सकता है कि इस टावर के मास्टर भी बन सकते हो, लेकिन इस टावर का मास्टर बन पाना भी इतना आसान नहीं है। और वो सोचने लगता है कि अगर ये फेल हुआ तो चौथा आएगा, चौथा नहीं आएगा तो पांचवा आएगा, ऐसे ही करके कहीं न कभी ऐसा कोई बंदा जरूर आएगा जो इस स्टार टावर का मास्टर बन सकता है। और वो यहाँ पे ट्राई करता है। अब यहाँ पे वो एक यूनिवर्स मास्टर था जो कि आराम से वास्ट यूनिवर्स के पाइनेकल बैंक्स में से था, और वो अभी के फिलहाल लू फेंग के सोल को देख पा रहा होता है, और वो जान गया होता है कि लू फेंग अभी लिमिट पे आ चुका है। तो यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो। और वो कम्प्लीटली बीच गॉड पार्ट के स्टोरी में पूरी तरह से इमेंस में उसमें पढ़ा हुआ होता है। वो जोर से एक रो करता है और वो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग अपने इस टेस्ट को पास कर पाएगा और क्या वो इस स्टार टावर का मास्टर बन पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।